माने कि वुमेन के पास काफ़ी सारे राइट्स हैं, बट आप देखते होंगे कि आज के भी डेट में क्रुएल्टी, डाउरी 90% घर में एक ये इशू बन के बैठा है। महिलाओं के ऊपर कितनी टॉर्चर होती है। हस्बैंड शराब पी के आते हैं, फिर महिला के साथ लड़ाई करते हैं, उसके बाद उनकी फैमिली टॉर्चर होती है। आपके शादी में क्या क्या मुझे मिला, कुछ नहीं मिला। आप देखते होंगे गांव में कि आपने दहेज में क्या क्या दिया, जिसके कारण से मेंटल ट्रॉमा। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि मैं ज्ञानराज ज्यूस पाथवे के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। शायद आपको वो बैक स्लाइड में दिख रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो एक चर्चा का विषय बन चुका है। चाहे लॉ स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, आपको नॉलेज होना चाहिए इस केस के बारे में। जैसा कि केस का नाम है जनश्रुति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्वेश्चन ये उठा था कि 498 जो क्रुएल्टी की बात करता है को, तो इस सिचुएशन में सिर्फ महिला के ऊपर क्रुएल्टी है कि पुरुष के साथ भी हो सकता है। इट मीन्स कि ये सिर्फ महिला को लेके बताया गया है, सिर्फ वुमेन को लेके बताया गया है, कि सिर्फ वुमेन को टॉर्चर किया जाता है कि पुरुष भी टॉर्चर होते हैं। जो क्रुएल्टी की डिफिनेशन है उसमें बताया गया कि फिजिकल प्लस मेंटल क्रुएल्टी, जैसे कि डाउरी एक्ट, उसमें भी महिला के ऊपर क्रुएल्टी होती है। ठीक है, तो यही बताया गया है कि सिर्फ काफी सारे केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, जिनमें फॉल्स एलिगेशन लगाया गया है कि जैसे महिला को अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है कि कुछ भी हम करेंगे, क्रुएल्टी का केस कर दीजिए, कुछ भी करेंगे डाउरी एक्ट का केस कर दीजिए। तो ये चर्चा का विषय है कि महिला को जो अनड्यू एडवांटेज मिला गया है, इस सेक्शन के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो क्या आपको क्या नहीं लगता है कि इस विषय पे पुरुष भी बहुत पीड़ित होंगे? सोचिए, सोचने की बात है कि सिर्फ महिला ही को टॉर्चर क्यों होना पड़ता है, पुरुष भी तो होते होंगे। तो क्या उनके पास कोई राइट नहीं है? जानते हैं कि कानून भी महिला को लेकर बहुत ही सख्त बनाया गया है कि बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं होती उसमें। ऑन रिकॉर्ड जो दिखेगा वो चीज माना जाएगा। जैसे एक सत्येंद्र कुमार अंटिल का केस था 498A के ऊपर, उसमें गाइडलाइंस दी गई थी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब हम अरेस्ट करेंगे। क्योंकि आप खुद समझिए कि जब महिला थाने जाके केस करेगी तो कितना, जब जो नॉर्मल पुरुष होंगे उनको कितना, मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका जो चल रहा है जीवन, उसमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मानता हूं महिला भी पीड़ित होती हैं, बट ऐसा नहीं कि हमेशा महिला ही पीड़ित होंगी, पुरुष भी पीड़ित होते होंगे। तो ये इसी चर्चा का आज विषय है कि सुप्रीम कोर्ट पे गया कि जो 498 का ए का जो क्लॉज है उसमें सिर्फ महिला को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया, सिर्फ महिला को प्रोटेक्शन क्यों दिया गया, पुरुष को क्यों नहीं दिया गया? बात समझ में आई? तो ये जेंडर न्यूट्रलाइजेशन का इशू था इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट को भी देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि माना कि बहुत सारे केसेस हैं कि महिला फॉल्स एलिगेशन लगाती हैं अपने हस्बैंड के प्रति या उनके कोई भी रिलेटिव होते हैं, चाहे क्रुएल्टी हो चाहे डाउरी एक्ट हो, कुछ भी हो। बट इन सिचुएशन में 100 केसेस में से 90% ऐसा जेन्युइन केस होता है, 10% ऐसा होगा जो जेन्युइन नहीं होगा। तो मान लीजिए कि हम 498A हटा देते हैं तो जो महिला का जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगा फिर, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि महिला को बहुत ही कमजोर माना गया है आज के डेट में। आप भी समझते होंगे कि गांव में भी महिला को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लैक ऑफ एजुकेशन नहीं होती है वहाँ पे, जिसके कारण उनके जो रिलेटिव होते हैं, दहेज प्रथा, आपके यहाँ से ये नहीं आया, टॉर्चर होते हैं। तो उसी में बताया गया कि आप जो हैं
माना कि हम महिला के प्रति हमने ये सेक्शन को डाला उनके बेनिफिट के लिए, बट कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो पुरुष को भी बचा सकती हैं। ठीक है, तो वही बताया उन्होंने कि मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो तो जेन्युइन हैं, बट कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं वो फॉल्स होते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया, ठीक है फॉल्स हैं, बट अगर हम वो प्रोविजन को हटा दें तो इससे जो है वो डिफीट हो जाएगी। फिर उनके पास जो वेपन है इस सेक्शन के तहत वो यूज नहीं कर पाएंगी। उन्होंने बताया कि हमारे पास जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट टू इक्वालिटी का प्रोविजन दिया गया है संविधान में आर्टिकल 14 के तहत, जिसमें बताया गया कि राइट टू इक्वालिटी, लॉ शुड बी ट्रीटेड इक्वली टू ऑल पीपल। तो व्हाई आर यू जस्ट पुटिंग दिस प्रोविजन? बिकॉज द वुमेन आर टेकिंग द अनफेयर एडवांटेज ऑफ इट। सो इज इट जस्टिफाइड? तो क्वेश्चन तो यहीं अटक गई, क्वेश्चन तो यहीं अटक गई। तो इसी चीज के बारे में डबल बेंच की जो अपनी कोर्ट थी उसमें जस्टिस सूर्यकांत साहब थे एंड कोटेश्वर सिंह साहब जी का बेंच था इसमें, डबल बेंच, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि नहीं, मान लीजिए कि हम ये सेक्शन को हटा देते हैं तो ये प्रोविजन जो लॉ का है वो डिफीट हो जाएगा। फिर माना कि आर्टिकल 14 आपको दिया गया है, आर्टिकल 14 आपको दिया गया है, जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहे हैं आप, सब चीज ठीक है, बट वुमेन को समाज में आज के डेट में मेन से बहुत ही कम माना गया है। ठीक है, दैट्स वाई कि कुछ कुछ केसेस में भी हम देखे हैं कि वुमेन को हर जगह अलाउड नहीं किया गया है। जैसे जेल के केस में जो जेलर होते हैं वो हमेशा मेन ही होंगे, वुमेन नहीं होंगे, क्योंकि कुछ कुछ जगह उनको कमजोर माना गया है सोसाइटी के नज़र में। हालांकि डे बाय डे डेवलपमेंट हो रहा है इस विचार पे, बट अभी भी जो है जो वुमेन का जो कानून है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कानून दिया गया है उनको। तो चलते हैं कोर्ट का क्या क्या ऑब्जर्वेशन था, मैं आपको सिनॉप्सिस फॉर्म में बताता हूं। ठीक है, चलिए। सी, जनश्रुति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। mere possibility or occasional misuse doesn't render it constitutional, informed Supreme Court uphold the constitutional validity of section 498A। 498 को हम थोड़ा सा मिसयूज होने के लिए हुआ है, उसके कारण से हम उस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं खत्म कर सकते हैं, ये बताया उन्होंने। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि mere possibility or occasional misuse of the legal provision does not render it constitutionally informed that Supreme Court dismiss a writ petition challenging the 498 of the IPC now in BNS section 84। देख लीजिए, BNS अभी section 84 में ये चीज मेंशन है, अब प्रीवियसली जो IPC में था इट वाज 498A। ठीक है ना, तो कोर्ट ने बताया कि सिर्फ थोड़ा मिसयूज होने के कारण मैं कैसे इनको ये प्रोविजन को हटा सकता हूं। ठीक है, the court stated that the argument regarding alleged misuse of this provision was vague and unsubstantiated. The court stated it is sufficient to observe that such assertion, if raised, must have assessed to case basis by the appropriate judicial forum. We emphasize a case-to-case approach because matter of this nature often involve and indicate right complexities। तो कोर्ट ने कहा कि हम जो केस आते हैं उस वो डिपेंड करता है केस टू केस। इट डजंट मीन कि हम उस चीज को प्रोविजन को डिलीट कर दें जो कि दिया गया 498A। अब देखिए, ये दो जज का जो बेंच था, डबल बेंच, सूर्यकांत एंड जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, रिमार्क दैट वी ऑल्सो रिमेन accurately attend the ground reality as a constitutional court, the apex judicial body, the country we bear the solemn responsibility to safeguard and justice of our entire population. The hearse and the truth, the dowry continues and persists a deeply entrenched social evil prevent across the vast section of the country, and the significant majority of these cases go unreported, with the countless women
Compared to endure the injustice in silence, the underscores the continuing need to legal provisions such as Section 498, which serves as vital instrument to protection and redressal of this most vulnerable. बताइए, उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि एपेक्स कोर्ट एक इट इज काइंड ऑफ सेफ गार्ड, ये जो सेक्शन है ये वुमेन को एक सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम वो चीज़ हटा देंगे तो कितना आप समझ जाइए कि परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, फिर वुमेन के पास राइट ही खत्म हो जाएगा एक तरह से। तो व्हाट ही इज सेइंग दैट व्हिच सर्व्स एज वाइटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिड्रेसल ऑफ दिस मोस्ट वल्नरेबल, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट। माने कि वुमेन के पास काफ़ी सारे राइट्स हैं, बट आप देखते होंगे कि आज के भी डेट में क्रुएल्टी, डाउरी 90% घर में एक ये इशू बन के बैठा है। महिलाओं के ऊपर कितनी टॉर्चर होती है। हस्बैंड शराब पी के आते हैं, फिर महिला के साथ लड़ाई करते हैं, उसके बाद उनकी फैमिली टॉर्चर होती है। आपके शादी में क्या क्या मुझे मिला, कुछ नहीं मिला। आप देखते होंगे गांव में कि आपने दहेज में क्या क्या दिया, जिसके कारण से मेंटल ट्रॉमा। बात समझ में आई? तो उस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैं ये प्रोविजन को हटा दूंगा तो फिर बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक पिटिशनर थे जिन्होंने केस फाइल किया था, ठीक है ना, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो कोर्ट का रीजनिंग था, द सुप्रीम कोर्ट रिमार्क दैट वी आर कॉग्निजेंट of this growing disclosure highlight an instant where the provision may be have been misused. However, it must be borne in mind that every such instant there are likely 100 of genuine cases, जैसा कि मैंने बताया आपको 100 of genuine cases, सोचिए, where the section 498 served as a crucial safeguard for victim of domestic cruelty. सही बात है भाई, एक सेफगार्ड है यार वुमेन को, आप कैसे हटवा सकते हैं। माने कि कुछ कुछ फॉल्स एलिगेशन हैं आज के डेट में, बट ऐसा नहीं है ना कि हम वो कानून ही चेंज कर दें। बट इनका जो पर्पस था कोई जेंडर न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए था, कि सिर्फ ये प्रोविजन जो दिया गया है सिर्फ वुमेन को दिया गया, व्हाई नॉट मेन। कुछ कुछ केसेस में मेन को भी हरास किया जाता है। तो भी आप देख रहे हैं कि इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट कितना लीनियंट है वुमेन को लेके। जैसा कि आप जानते हैं 2013 में निर्भया केस जब हुआ था, उसके बाद कानून में कितनी चेंजेस आ गई। जस्टिस JS वर्मा की कमेटी थी, उन्होंने ऐसा ऐसा स्ट्रिक्ट प्रोविजन डाला था कि रेप जो करेगा उसको डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बच्चन सिंह केस। तो कानून महिला को लेके बहुत ही ये है हार्श है, मैं बता दूं तो, क्योंकि वुमेन हमारी जो सोसाइटी की होती है उनको कमज़ोर माना गया है, और इसी चीज़ का लोग जो है मेंस जो होते हैं वो अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं उसका। दैट्स वाई दे आर गिविंग द प्रोटेक्शन टू वुमेन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, वी आर ऑल्सो अवेयर दैट द unconscionable individual embodied by the raising favor dismantle and such protective provision have gone as far as publicly share the videos despiting the exchange of dowry, an act not only the unlawful but also indicative to the entrenched nature of the evil provision seeks to combat। बस वही बात थी कि अनरीजनेबल तरीके से भी मान लीजिए कि कुछ ऐसा सीन आता है तो उस केस में भी कोर्ट ने बताया। तो आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने कितना वन साइडेड स्टैंडिंग लिया है वुमेन को लेके इस केस में, कि जेंडर न्यूट्रलाइजेशन अगर हम कर दें तो इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। हालांकि ये काम कोर्ट का नहीं है कानून चेंज करने का, जैसा कि मैंने बताया कि कानून चेंज करने का जो प्रोविजन है वो तो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट बनाती है। सुप्रीम कोर्ट तो बस जुडिशियरी क्या करती है, इंटरप्रेट द लॉ। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, एग्जीक्यूट द लॉ। तो सब चीज मान लीजिए कि सुप्रीम ही कोर्ट सब चीज कर दे तो इट्स कॉल्ड एज जुडिशियल ओवररीच।
बात समझ में आई? जब सब काम सुप्रीम ही कोर्ट कर देगा तो फिर पार्लियामेंट क्यों बैठा हुआ है वहां पे? ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।